अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वान फाते, तालिया बिनते मुराद और एडम बिन मोहम्मद 557 साल पहले वाले मलाक्का से चाबी के ज़रिए 2016 के मलेशिया में दाखिल हो चुके हैं। आइए अब हम अपनी कहानी में आगे जानते हैं कि बुंदाहारा मुराद राजा ने कौन सी साजिश तैयार की और वान फाते से कौन सी कुर्बानी ली। नीलामी की तकरीब असरा और फाते की रिहाइश गाह पे मुनक्किद हुई थी। सुनहरी और सफ़ेद रंग से सारे में आराइश की गई थी। लॉन में कुर्सियां दो कतारों की सूरत सजाई गई थीं और दरमियान में गुजरने का रास्ता था। दूसरी तरफ बुफे टेबल्स लगी थीं। जगह जगह सजे सफ़ेद और सुनहरी फूलों के गुलदस्ते तकरीब को एक बावकार रंग दे रहे थे। तकरीब का भी आगाज़ हुआ था। बहुत से मेहमान आ चुके थे मगर बहुत सोने आना था। ड्रिंक्स सर्व की जा रही थी और लोग टोलियों की सूरत लॉन में फैले खुशगपियों में मसरूफ़ थे। असरा लॉन के दहाने पे बिछे सुर्ख कारपेट पे इस्तकबाली अंदाज में खड़ी मेहमानों को खुश आमदीद कह रही थी। साथ मौजूद मुलाजमाएं हर आने वाले को रास्ता दिखाती। असरा के साथ उसका बेटा सिकंदर खड़ा था। 11 साल का लड़का सूट और टाई पहने बड़ा बड़ा लग रहा था। माँ की तरफ वो भी मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। तालिया और एडम जब कार से उतर के खुले गेट से अंदर आए तो सुर्ख कारपेट के सिरे पे खड़ी असरा ने दूर से उनको देख लिया था। मुस्कुरा के वो चंद कदम आगे आई। बालों को नफासत से जूड़े में बांधे, मोतियों की लड़ी गर्दन में पहने, वो सफ़ेद और सुनहरी बाजोक रंग में मलबूस थी और सुनहरी स्टोल कंधे पे पिन से जमा रखा था। मेकअप से सजी सवरी वो बहुत दिलकश लग रही थी। जैसे जैसे वो कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी, तालिया के अंदर उदासी फैलने लगी। असरा नहीं जानती कि फाते और मैंने। फिर उसने सर झटका और मुस्कुरा के आगे बढ़ी। असरा उससे गाल टकरा के गले मिली, फिर अलहदा होके सताइशी नज़रों से उसे देखा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो तालिया, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। तालिया जवाबन दिक्कत से मुस्कुराई। उसने सुनहरी रंग की इंडियन साड़ी बांध रखी थी जिसके आस्तीन कलाई से जरा पीछे तक खत्म होते थे। सुनहरी बालों को गुंगरियाला करके चेहरे के एक तरफ डाले वो कदीम मलाका से लाए गए नन्हे टॉप्स और हीरे का लॉकेट पहने हुए थी। असर की नज़र उसके सजे सवरे चेहरे से होती जेवर पे जा ठहरी, लेकिन मजीद तारीफ करना उसकी शान के खिलाफ था। बस मुस्कुरा के साथ खड़े नौजवान को देखा तो चूंकि वो सियाह कोट पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस कटे हुए बालों वाला कदरे गैर आरामदा नज़र आता था। एडम था। एडम, उसके अब्रू ताज्जुब से उठे। एडम से आपकी तरफ मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसकी जॉब ख़त्म हो गई है। अब मैं उसको अपने साथ रखती हूँ ताकि उसकी जॉब का बंदोबस्त कर सकूँ। हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसलिए मैंने। अच्छा किया तुम उसको ले आई, अच्छा लगा तुम्हें देख के एडम। असरा जबरन मुस्कुराई। अगर उसे अच्छा नहीं भी लगा था तो उसने जाहिर नहीं किया। असरा दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जो हो गई और वो दोनों आगे लॉन तक आए तो एडम ने झुक के सरगोशी की। मिसेस असरा ने मुझे वक्त से पहले नौकरी से निकाल दिया था ताकि मैं फाते साहब के सामने उनका भांडा न फोड़ दूं कि उस रोज़ आपकी कार में वापस करने गया था। उन्होंने फाते साहब को बताया था कि कार आप खुद लेने आई थी और आपने फाइल चुरा ली, मगर असरा की साजिशें नाकाम हुई क्योंकि हम वान फाते को जंगल में सारी हकीकत बता चुके हैं। उम्मीद है अब तक फाते साहब ने घायल गज्जाल को भी नीलामी से हटा दिया होगा क्योंकि वो नकली है और अशर उसको बिकवा के असरा और फाते को बदनाम करना चाहता है। तालिया बज़ाहिर मुस्कुरा के अतराफ में देखती ज़ेर लब कह रही थी। वो दोनों लॉन के सिरे पे खड़े थे और उसकी नज़रें मुसलसल किसी को तलाश कर रही थीं। वो रही आपकी बनाएगी पेंटिंग। एडम ने नीलामी की कुर्सियों के सामने स्टेज पे रखे असरा के पोर्ट्रेट की तरफ इशारा किया तो वो चूंकि वो खूबसूरत पोर्ट्रेट अपने सारे वकार के साथ आवेजा हर एक की तवज्जो खींच रहा था। उसे बेख्तियार कुछ याद आया। कदीम मलाका का महल, सब्ज़ाजार पे बनी लकड़ी की कैनोपी, उस पे बराजमान मलिका यान सोफो और सामने बैठी शहजादी। उसको एक पोर्ट्रेट दिखा रही थी, मलिका की तस्वीर। तालिया ने सर झटका। ये कदीम मलाका बार बार क्यों याद आ जाता था। और वो रहे वान फाते किधर? उसने बेकरारी से एडम के इशारे के ताक़ुब में देखा। कदरे फासले पे एक फूलों से सजा सुतून था और उसके साथ फाते खड़ा था। अशर और उसका बॉडी मैन अब्दुल्ला भी साथ खड़े थे। तीनों के हाथ में ग्लासेस थे और वो किसी बारे में बात कर रहे थे। तालिया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो सियाह कोट के अंदर सफ़ेद शर्ट पहने हुए था, शेव बनाए, बाल दाएं तरफ को जमाए,
وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، ازلی پرسکون انداز، ازلی شاہانہ مسکراہٹ۔ گلاس پکڑے ہاتھ پہ بینڈیج لگا تھا، چہرے کے زخم متمل تھے، البتہ کنپٹی پہ مدھم سا کٹ یہاں سے بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ ایڈم کو یکسر بلائے کسی خواب کسی کیفیت میں اس کی طرف بڑھی، کلچ تھامے سنہری ساڑی سنبھالتی وہ گھاس پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ جدید کیل میں یوں پہلی دفعہ ملیں گے، اتنے لوگوں کے درمیان وہ اسے دیکھ کے مسکرائے گا، یا بعد میں ملنے کا کوئی اشارہ کرے گا، یا کوئی معنی خیز بات مسکرا کے کہے گا جس کا مطلب صرف وہ دونوں جانتے ہوں گے۔ وہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اس پارٹی میں موجود یہ تمام بااثر طاقتور لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ دونوں کس دنیا کے ساتھی تھے۔ وہ قریب آ رہی تھی جب کوئی صاحب آیا اور فاتح سے ہاتھ ملایا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ تھاما تو ان کی نظر اس کے پٹی زدہ ہاتھ پہ گئی، پھر کنپٹی کے زخم پہ۔ اوہ، آپ ٹھیک ہیں سر؟ یہ کیا ہوا؟ ارے یہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ رات کو باتھ روم کے لیے اٹھا تو اندھیرے کے باعث ٹھوکر لگ گئی۔ الیکشن قریب ہے سر، ٹھوکروں سے اجتناب کریں۔ جواباً وہ تمام افراد ہنس دیے۔ اشر نے تالیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان صاحب کو گرم جوشی سے ملتا انہیں لیے آگے بڑھ گیا تو پل بھر کے لیے فاتح اور باڈی مین عبداللہ تنہا رہ گئے۔ وہ قریب آ چکی تھی، مسکرا کے ذرا سا کھنکھاری۔ شام بخیر توانگ کو۔ وان فاتح گلاس سے گھونٹ بھر رہا تھا، آواز پہ چہرہ موڑا، اسے دیکھا اور گلاس نیچے کیا، پھر سنجیدگی سے سر کو بس خم دیا۔ آپ کو پینٹنگز کی یہ نیلامی دیکھ کے کبھی خیال آتا ہے فاتح صاحب کہ قدیم زمانوں میں انسانوں کی بھی اسی طرح نیلامی ہوا کرتی ہوگی؟ وہ مسکراہٹ دبائے معنی خیزی سے بولی۔ فاتح نے نظریں گھما کے گہرے انداز میں دیکھا، پھر مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ کافی سرد تھی۔ میرا جواب انکار میں ہے تاشا۔ جی؟ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ نہیں، میں تمہیں اپنا گھر نہیں بیچ رہا، نہ میں کبھی دوبارہ تمہیں اس گھر میں خوش آمدید کہوں گا۔ اس روز تم اسرا کے ساتھ ملاقہ آ گئی، میں خاموش رہا، میری چھٹی سپوائل ہوئی، میں نے برداشت کیا، لیکن میں یہ نہیں بھولا کہ تم نے اشر کے لیے اس گھر کی فائل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس لیے میرا جواب انکار میں ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں دو ٹوک کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھہر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، آنکھوں میں اچنبھا لیے ابرو حیرت سے اکھٹے کیے۔ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ سوری فاتح صاحب، مگر وہ گھر… تبھی عبداللہ کے ہاتھ میں پکڑا فون بجا تو اس نے جٹ فاتح کو تھما دیا۔ وہ تالیہ کو نظر انداز کر کے فون کان سے لگائے بات کرنے لگا۔ جی میں نے نمبر چینج کیا ہے، میرا فون کہیں کھو گیا، مل نہیں رہا تھا۔ جی مجھے آپ کا پیغام ملا تھا۔ وہ مسکرا کے کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتے پیچھے ہٹنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا سارا وجود کان بنا ہوا تھا۔ پھولوں سے ڈھکے ستون کے اس طرف کھڑے فاتح نے فون بند کر کے عبداللہ کو تھمایا تو اس نے رازداری سے پوچھا، سر، مسز اسرا نے کہا تھا یہ آج کی اسپیشل گیسٹ ہیں، کیا ان کے کچھ اور عزائم ہیں؟ اس نے نہیں دیکھا تھا کہ تالیہ پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کون؟ یہ تاشا؟ ہاں، یہ اسرا کی نئی دوست ہے، اشر کے ساتھ انوالوڈ ہے شاید، اور میزبانی اسرا نبھا سکتی ہے، میں نہیں۔ مجھے اس لڑکی سے شدید ڈس آنیسٹ قسم کی وائبز آتی ہیں۔ اکتاہٹ سے کندھے جھٹک کے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ گردن موڑ کے شل سی اس کو جاتے دیکھنے لگی۔ اس کا دل بہت آہستہ آہستہ سے دھڑک رہا تھا۔ آگے بڑھتا فاتح گھاس پہ تنہا کھڑے ایڈم کو دیکھ کے رکا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ایڈم؟ سر سے پیر تک اس کا حلیہ دیکھا۔ ایڈم بھی خوش دلی سے مسکرا کے اپنائیت سے آگے بڑھا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ اس کا چہرہ دھمکنے لگا تھا۔ آئی ایم فائن، تم ٹھیک ہو؟ بس رسماً مسکرا کے کہتا وہ آگے بڑھنے لگا، پھر رک کے ایڈم کو دیکھا۔ اس روز میں تمہاری بات نہیں سن سکا تھا شاید، تم کیا کہنے آئے تھے؟ میں سر؟ کس روز؟ ایڈم کو فوری یاد نہیں آیا۔ جب میں ملاقہ سے جا رہا تھا تو تم نے مجھے روکا تھا، تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ جیسے آگے جانا چاہتا تھا مگر مشکل سے چند لمحوں کے لیے بات کرنے رکا تھا۔ ایڈم آپ سے بات کرنے چھٹی والے دن ملاقہ تک چلا گیا؟ عبداللہ نے ایک جلن بھری نظر ایڈم پہ ڈالی۔ سر میں… ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ نے میری بات سن لی تھی سر؟ اچھا، مجھے لگا شاید وہ بات درمیان میں رہ گئی۔ عجیب تکان بھرا ویکینڈ تھا یہ۔ وان فاتح بن رامزل یہ کہہ کے گلاس تھامے سر چٹکتا آگے بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں دوسرے کئی مہمان اس کی طرف جانے لگے۔ وہ جہاں جاتا تھا وہاں محفل لگ جاتی تھی۔ صرف دو لوگ تھے جو بالکل شل تھے، اپنی اپنی جگہ حیران۔ ایڈم؟ دفتن تالیہ اس کے قریب چلتی آئی، اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا۔ یہ وان فاتح کو کیا ہوا ہے چیتالیہ؟ شاید وہ لوگوں کے سامنے ہمیں پہچان کے کسی کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ایڈم یہ دیکھو، اس نے کارڈ اس کے سامنے کیا تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ غائل غزال نیلامی پہ موجود ہے۔ وان فاتح نے اس کو ہٹوایا نہیں؟ وہ دنگ رہ گیا۔ ایڈم؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اپنا ای میل دیکھو، انہوں نے تمہیں ای میل کی ہوگی۔ او ہاں، میں نے تو اس روز سے میل نہیں دیکھی، نیا فون ہے نا، میں بھول گیا۔
उसने जल्दी से फ़ोन निकाला, उलझे उलझे अंदाज में स्क्रीन पर बटन दबाए। वो उसके साथ आ खड़ी हुई। इर्द गिर्द टहलते मेजबान मेहमानों से बेनियाज इन दोनों की नजरें स्क्रीन पे जमी थीं। वान फाते के नाम से मेल सामने पड़ी थी, आज सुबह की तारीख में वसूल हुई थी। एडम ने धड़कते दिल से उसको दबाया। एक तवील पैगाम खुल गया। बेकरार आंखों ने पढ़ना शुरू किया। डियर एडम, जिस वक्त मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ रात के 11:15 बजे हैं और तारीख 16 जुलाई है। तुम दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हो, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वांगली के घर से, वो घर जहां हमने खुद को खो के दोबारा पाया है। मैं इस ईमेल को अपने ईमेल अकाउंट की बजाय एक वेबसाइट से भेज रहा हूँ और इसको शेड्यूल कर रहा हूँ ताकि तुम्हें 3 दिन बाद मिले। शुक्र कि सिकंदर ने मुझे ये काम करना सिखा रखा था, क्योंकि अगर अभी ये मेल तुम्हें मिली और तुमने देख ली तो तुम दोनों वापस आ जाओगे और जो होने जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करोगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। और अपने ईमेल से इसलिए नहीं भेज रहा ताकि तुम इसका जवाब न दे सको और मुझे कभी ये मेल दोबारा अपने अकाउंट में वापस न मिले। मैं इतने दिन से तुम्हें नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर रहा था कि तुमसे बात नहीं करनी थी, बल्कि इसलिए कि तुम ही से तो बात करनी थी। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक इससे मुख्तलिफ है जो तालिया और मेरा था। मैंने अलविदाई लम्हात में तुम्हें कोई नसीहत इसलिए नहीं की क्योंकि तुम तजुर्बे से सीखने के आदी हो। उम्मीद है तालिया तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम उसका। मुझे ये ईमेल लिखने की नौबत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारे सारे मुतालबे मानने के लिए मुराद राजा ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी और मैंने वो शर्त मान ली थी। इसलिए क्योंकि मैंने तुम लोगों से सिर्फ वापस ले जाने का वादा किया था, उसके बाद के साथ का नहीं। मुराद राजा और वान फाते मेज पे आमने सामने बैठे थे। दरमियान में मोमबत्ती जल रही थी और मुराद कुर्सी संभाले आगे होके उसकी आंखों में देखता मुस्कुरा रहा था। फाते ने अबरू पीछे संजीदगी से पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? जवाबन मुराद ने हुक्के का कश भरा और मुंह से धुआं छोड़ा। मरगुले से बन के ऊपर फिजा में उठने लगे। फिर वो खुले दिल से मुस्कुराया। वो दरवाज़ा तुमने खोला था ना? चाबी तुमने जोड़ी थी ना? हाँ, नहीं जोड़नी चाहिए थी। तुमने ये करके चाबी का चक्कर खराब कर दिया है। काम की बात पे आओ राजा, लंबी कहानियां मत सुनाओ। राजा ने हुक्का परे धकेला और गोया हुआ, मेरी शर्त सिर्फ ये है कि वो दरवाज़ा अब भी तुम ही खोलोगे और इस चक्कर को मुकम्मल कर दोगे। मगर पहले तुम्हें ये चाबी इस बोतल से निकाल के जोड़नी होगी और इससे भी पहले तुम्हें ये मशरूब पीना होगा। फातेह ने एक गहरी नज़र बोतल पर डाली जो बेरंग माया सी भरी थी। सिक्का और डली पेंदे में पड़े थे। और इससे क्या होगा? मशकूक अंदाज में मुराद को देखा। जब दरवाज़ा खोलने के बाद चाबी टूटेगी तो वो लम्हा अमर हो जाएगा और कफ़ारा पूरा हो जाएगा। किस चीज़ का कफ़ारा? चाबी का चक्कर ख़राब करने का कफ़ारा। क्या तुम अब भी नहीं समझे? चलो देखो। वो नरमी से समझाने लगा और फाते तने हुए एसाब के साथ उसे देखे गया। तुम्हें वो लम्हा याद है जब तुमने चाबी जोड़ी थी? हाँ, मैं अपनी सवारी में बैठा था और मेरा दोस्त मेरे पास वो चाबी लेकर आया था और मैंने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया था। फिर वो भी एक लम्हा अमर था। उस लम्हे से लेकर इस चाबी के दोबारा टूटने तक का वक्त तुम्हारा कफ़ारा होगा और वो वक्त तुम्हारे जहन से महव हो जाएगा। फाते पीछे का हुआ और बेख्तियार अबरू उठाया। तुम्हारा मतलब है कि ये सारा वक्त जो मैंने कदीम मलाका में गुजारा है, मैं इसे भूल जाऊंगा? मेरा मतलब ये है कि चाबी खुद जोड़ने के बाद का जितना वक्त तुमने गुजारा है वो हमारे उसूल के मुताबिक एक नाजायज़ वक्त था। उसका कफ़ारा सिर्फ यही है कि जो भी दोबारा इस चाबी को जोड़ के दरवाज़ा खोलेगा, चाबी के टूटने के बाद वो इस नाजायज़ वक्त को भुला देगा। ये चाबी एक शख्स के लिए थी, ये तालिया के लिए थी। तुमने उसको जोड़ के गलत किया और यही तुम्हारा कफ़ारा है। ये कैसे हो सकता है? उसने नागवारी से भुएं भींची। कोई और रास्ता भी होगा वक्त में वापस जाने के लिए। फातेह बिन रामजल वो हथेलियां मेज पे जमाए मजीद आगे हुआ और सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखा। तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, मेरे महल के बाहर लोगों को बिठा दोगे, मुझे सुल्तान के सामने रुस्वा करोगे, तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें दूसरे रास्ते दिखाऊंगा? नहीं, अगर तुम्हें वापस जाना है तो इसका एक यही रास्ता है, वरना मैं बगावत कर दूंगा, सुल्तान को मार दूंगा और फिर मुझे किसी छुपे हुए निकाह का डर नहीं होगा। कमरे में गहरा सकूत छा गया। फातेह का जहन इन अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहा था। और मेरे सब भूल जाने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? अब के मुराद मारी खेज अंदाज में मुस्कुराया। तालिया वापस आ जाएगी? फातेह के माथे पे बल गहरे हुए। तालिया कभी वापस नहीं जाएगी। तुम मेरी बेटी को नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ। उसने 4 माह एक महल में हुकूमत की है। तुम्हें क्या लगता है वो वापस जाके आम सी जिंदगी गुजार लेगी? नहीं फातेह, ताकत में बड़ी कशिश होती है। हुक्मरानी एक नशा है जिसकी तड़प रूह निकलने के साथ ही जाती है। इससे पहले नहीं, उसने ताकत के प्याले को चख लिया है, वो उसके बगैर नहीं रह सकेगी।
अच्छा, और मैं सब भूल जाऊंगा तो वो मुझसे मायूस होकर तुम्हारे पास आ जाएगी? ऐसा ही होगा, क्योंकि तुमने खुद कहा था मेरी बेटी की मौत हमारे इसी जमाने में लिखी है, समंदरी सफर पे। वो समंदरी सफर अभी आना है फातेह, है ना? उसने जवाब नहीं दिया, बस जब्त से उसको घूरता रहा। और अगर मैं ये ना मानूं तो, अगर मेरी जगह तालिया दरवाजा खोले तो वो इस अमर लम्हे से लेकर चाबी के दोबारा टूटने तक का सारा वक्त भूल जाएगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी जो भी दरवाजा खोलेगा वो सब भूल जाएगा और अपनी जिंदगी में यूं वापस चला जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आवाज में इस्तराब छलका। हाँ, अब ये तुम पे मुनहसिर है कि तुम ये कुर्बानी खुद देते हो या तालिया को आगे करते हो। और तुम हमारे जाते तालिया के मुंतजिर होगे, मगर तुम्हारा इंतजार इंतजार ही रहेगा मुराद। जितने बरस इंतजार करो वो नहीं आएगी। तुम भूल रहे हो कि वक्त यहाँ भी ठहर जाएगा। वो तुम्हारी दुनिया में जितने बरस गुजारे, मेरी दुनिया में जब वो आएगी तो वो उसी दिन उसी पल वापस आएगी। मैं मुरसल शाह से उसकी शादी मनसूख नहीं कर रहा। तुम अपनी दुनिया में मेरी शहजादी बेटी को जितने बरस रोकना चाहो रोक लो, और आखिर में वो हमारे मलाका वापस आ जाएगी और मलिका बनेगी। मैंने कहा ना, तुम मुराद राजा को नहीं हरा सकते। और अगर इस सब के बावजूद वो वापस ना आई तो ये तुम्हारा मसला नहीं है वान फाते। तुमने तो सिर्फ यही फैसला करना है कि क्या तुम इस चाबी को, बोतल की तरफ इशारा किया, पाने के लिए कुर्बानी दे सकते हो। मुराद मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांक रहा था। फाते ने हल्की सी नजरें मोड़ी। कमरे के कोने में आरियाना खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नफी में सर हिलाया, गोया उसे रोका हो। डैड, आप उसकी बात ना माने। एडम को यह मशरूब पीने दें। अगर वो सब भूल भी जाए तो क्या होगा? मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ना ही तालिया को भूलना चाहिए। वो मिन्नत कर रही थी। फाते ने उसको नजरअंदाज किया। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने बोतल अपने करीब की। यानी तुम सब भुला देने पे राजी हो? मुराद मुस्कुराया। पूछ सकता हूँ क्यों? तुम मुझे नहीं जानते राजा, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये तुम नहीं समझ सकते। उसने बोतल का ढक्कन जोर से बाहर को खींचा, फिर उसे लबों से लगा लिया। घूंट ब घूंट पानी अंदर उतरता गया। उसका कोई जायका न था, बेलज्जत, बेसवाद। मशरूब खत्म हुआ तो सोने के दोनों टुकड़े बाहर आ गिरे। उसने आराम से उनको उठाया और जोड़ दिया। चाबी जुड़ते साथ ही चमकने लगी। फाते ने उसकी जंजीर को गर्दन में पहन लिया और फिर मुराद को देखा। दरवाजा खोलने के कितनी देर बाद चाबी टूटेगी? वो संजीदगी से पूछ रहा था। दरवाजा खुलते ही ये हर गुजरते पल भारी होती जाएगी, यहाँ तक कि तुम उसका बोझ नहीं उठा सकोगे और आखिरकार तुम उसको गर्दन से नोच फेंकोगे। करीबन कितनी देर बाद? उसने दोहराया। कितना वक्त होगा मेरे पास? करीबन एक पूरी रात, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? तुम इस एक रात में क्या करना चाहते हो? मुराद ने गौर से उसे देखा। एक रात तो बहुत तवील है, बहुत तवील अरसा है राजा। यहाँ तो एक लम्हे में दुनिया बदल जाती है, जमाना पलट जाता है। मैंने कहा ना, तुम मुझे नहीं जानते। और कुर्सी धकेल के वो उठ खड़ा हुआ। उसके तासुरात पत्थर जैसे हो रहे थे। और मुझे मालूम है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। डियर एडम, मैंने राजा की शर्त मान ली। वापस आने के बाद जब चाबी टूटेगी तो मेरे जहन से ये गुजरे 4 माह महव हो जाएंगे। मैंने ये फैसला करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि यही हम तीनों के लिए बेहतर है। अगर एडम तुम ये मशरूब पीते तो तुम सब भूल जाते, कदीम मलाका के सारे असबाक भूल के तुम वही आम सी जिंदगी गुजारने लगते जो पहले गुजार रहे थे। मगर अब तुम वो जिंदगी नहीं गुजारोगे। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने असल को भूल जाओ। और अगर तालिया ये पीती तो वो भी उसी जिंदगी की तरफ लौट जाती जिसको उसने बहुत मुश्किल से छोड़ के अपने असल को दरियाफ्त किया था। मैं उससे उसका असल नहीं छीन सकता था। रहा मैं तो, मुझे ये फैसला मुश्किल नहीं लगा। मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत पेचीदा है। ये इलेक्शन ईयर है। मुझे बहुत से काम करने हैं जिनको मेरी मुकम्मल तवज्जो चाहिए, और कदीम मलाका को भूल जाने से मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुझे भूल जाना चाहिए कि मैंने अपनी बीवी से बेवफाई की है, कागज़ों पे ही सही। ये ईमेल लिखने से कबल मैंने सोचा था कि इसमें तालिया के लिए आज़ादी का परवाना लिख भेजूंगा, लेकिन जैसे जैसे ये चाबी भारी हो रही है मुझे एहसास हो रहा है कि रिश्ते चाहे सिर्फ कागजी ही हों, इतनी आसानी से नहीं तोड़े जा सकते। तालिया से कहना, मैं अब उसे नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ ताकि एक दिन वो मुझे हर वो चीज़ याद करवा दे जो मैं भूल बैठा हूँ। खुद गर्जी कह लो या कुछ भी, मैं तालिया को नहीं छोड़ सकता। मैं उसे खुद से मायूस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि तब वो वापस चली जाएगी। मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे, क्योंकि उसे मेरी और मुझे उसकी ज़रूरत है। 4 माह कबल इस चाबी को जोड़ने से पहले मैं उसे एक बददियानत और सतही सोशलाइट ताशा के तौर पे जानता था, जिसने मेरी फाइल चुराई थी। अगर चीज़ें वापस उसी मकाम पे पहुंच जाएं तब भी मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ रहे।
भले मैं उसे नापसंद करूं, उसे धुतकारूं, मैं चाहता हूं कि वो तब भी मेरे साथ रहे। उम्मीद है उसे वादे निभाने आते होंगे। और मैं चाहूंगा एडम कि तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से तामीर करना शुरू करो, लेकिन इस दफ़ा वो कोई आम ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी तवक्कात के मुताबिक राजा की बदउनवानी को बेनकाब नहीं कर सका, लेकिन क्योंकि मैं लीडर था और लीडर्स को मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। लेकिन तुम लीडर नहीं हो, तुम आज़ाद हो। किसी समझौते, किसी मुश्किल फ़ैसले की बजाय तुम बहादुर फैसले ले सकते हो। मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत जल्द तुम खुद समझ जाओगे कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। 12 बज रहे हैं और मेरी चाबी भारी हो रही है। मैं सुबह तक ही उसका बोझ सहार पाऊंगा और तब तक मुझे चंद अहम काम करने हैं। अपना और तालिया का ख्याल रखना। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों ने सनभाव के सहन में क्या दबाया है। तालिया से कहना वो ये घर मुझसे खरीद ले और अपना खजाना निकाल ले। खजाना तुम दोनों की मेहनत की कमाई और तुम्हारी सदियों की मुसाफत की उजरत है। और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस सफ़र को कभी न भुलाओ। फ़कत वो गुलाम जिसको शहजादी ताशा ने आज़ाद किया था। मौसीकी हनोज बज रही थी और मेहमानों की खुशगपियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ गहमा गहमी लगी थी। ऐसे में वो दोनों लॉन के सिरे पे खड़े एडम के मोबाइल से वो ईमेल पढ़ रहे थे। मेल ख़त्म हुई तो एडम ने स्क्रीन बुझा दी और मुर्दा हाथों से फ़ोन जेब में डाला। फिर तालिया को देखा। उसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी और वो किसी मुजस्समे की तरह साख्त खड़ी थी। एडम, उसने बेयकीन सी आंखें उठा के उसे देखा। ये सब क्या था? एडम की आंखों के किनारे भीगने लगे, गला रुंध सा गया। चेताली, उन्होंने हमें चुनने के बजाय अपनी पुरानी जिंदगी को चुन लिया। मैंने आपसे कहा था ना, ये हुक्मरान लोग समझौते करते वक्त हम अदना कारकुनों को बुला देते हैं। एडम, उसकी खाली खाली आंखें एडम पे जमी थी। वो मुझे भूल चुके हैं। वो दाकारी नहीं कर रहे, वो वाकई मुझे भूल चुके हैं। मेरी सारी रियाज़तें, सारी कोशिशें, मेरी सारी अच्छाई वो सब फ़रामोश कर चुके हैं। उनको इतना भी याद नहीं कि हमारी शादी हुई थी। वो सकते में थी, ज़मीन उसके पैरों तले से सिरक रही थी और सारा वजूद जैसे खाई में गिरता जा रहा था। वो तो मेरी तरफ देखने के रवादार नहीं। मैं उन्हें सब कैसे वो सब याद करवाऊँगी जो कदीम मलाका में हुआ था। वो बिना पलक झपके इस मशहूर सियासतदान को देख रही थी जो काफ़ी फासले पे खड़ा था। इसके गिर्द लोगों का झमखटा लगा था। वो मुस्कुरा के बात कर रहा था और लोग मोबाइल्स और कैमरों से मुसलसल उसकी तस्वीर बना रहे थे। बॉडीमैन, गार्ड, सेक्रेटरी दायरे की सूरत उसको अतराफ से घेरे हुए थे और जैसे जैसे रश बढ़ रहा था वो गैर मुतल्लिका लोगों को उसकी तरफ जाने से रोक रहे थे। वो नाकाबिले रसाई था, वो उनसे बहुत ऊपर था। वो उनको पहचानता तक नहीं था। उसे बस उनके नाम याद थे। एक उसका बॉडीमैन था, आम सा लड़का जिसने 10-11 दिन उसके पास काम किया था, और दूसरी उसकी बीवी की नई दोस्त, बददियानत सतही सी लड़की जो उसके साले में इन्वॉल्व थी और जिसने उसकी फाइल चुराई थी। वो अपनी ज़िंदगी में वापस चला गया था और वो अब उसके कुछ भी न थे। और अगर वो उसको कुछ बताते तो वो कभी यकीन न करता, कोई भी यकीन न करता। क्या सारी उम्र झूठ बोलने का ये नुकसान होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बोलना चाहो तो कोई उस पे यकीन ही ना करे। कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। आज की किस्त थोड़ी मुख्तसर है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।